सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 27 अगस्त 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे गज़ा, इसराइल, लेबनान, सीरिया, ईरान, सऊदी अरब और मशरिक़ वस्ता यानी कि मिडिल ईस्ट की कुछ बड़ी और अहम खबरें। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस शो की। सबसे पहली खबर लेबनान से लिए लेते हैं, जहां पर अमेरिका के एनवॉय गए और अमेरिका का लगातार प्रेशर है भी कि हिज़्बुल्लाह हथियार डाले। लेकिन अब इसमें एक और चीज़ आ गई है। सऊदी अरब, कतर टू इन्वेस्ट इन लेबनान इकोनॉमिक जोन फॉर डिसआर्म्ड हिज़्बुल्लाह। यूएस एनवॉय जो है, इसने जो अमेरिका का एलची है, अमेरिका का जो दूत है, इसने ये बात कही है कि कतर और सऊदी अरब लेबनान के उन हिस्सों में पैसा लगाने के लिए तैयार हैं, इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए, फैक्ट्रीज़ लगाने के लिए तैयार हैं, पैसा लगा के, जिन इलाकों में हिज़्बुल्लाह का होल्ड हुआ करता था और जहां पर इसराइल अभी कब्ज़ा जमाए बैठे हैं, ताकि इसराइल को भी इस बात की गारंटी मिल जाए कि यहाँ पर अब हिज़्बुल्लाह कभी अपनी हथियार खाने नहीं बनाएगा, यहाँ फैक्ट्रीज़ होंगी, लोग काम करेंगे। इसराइल की शर्त भी यही थी कि वहाँ पर फैक्ट्रीज़ लग सकती हैं, बस्तियाँ और गाँव नहीं बस सकते। तो अब ये कहा जा रहा है टॉम बैरक की तरफ से कि यहाँ पर सऊदी अरब और कतर पैसा लगाने को तैयार हैं। किन के लिए? जो हिज़्बुल्लाह के लोग हथियार डाल देंगे उनको रोज़गार देने के लिए, उन्हीं को रोज़गार देने के लिए सऊदी अरब और कतर यहाँ फैक्ट्रियाँ डालेंगे। तो टॉम बैरक ने कहा है कि सऊदी अरब एंड कतर आर रेडी टू इन्वेस्ट इन एन इकोनॉमिक जोन इन साउथ लेबनान। साउथ लेबनान की इकोनॉमिक जोन में कतर और सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं और यहाँ पर जॉब्स क्रिएट की जाएंगी उन मेंबर्स के लिए जो हिज़्बुल्लाह ग्रुप के कभी मेंबर हुआ करते थे। हथियार डालने के बाद, सरेंडर करने के बाद उन्हें रोज़ी रोटी की कोई परेशानी ना हो, इसलिए इन्हीं इलाकों में उन्हें रोज़गार दे दिया जाएगा, क्योंकि वो इन्हीं गाँवों के आसपास के रहने वाले हैं। लेबनान से एक और ख़बर है और बड़ी अजीब खबर है। लेबनान के प्रेसिडेंट ने माफ़ी मांगी है। किन से मांगी है? अपने ही लोकल जर्नलिस्ट से, अपने ही मीडिया पर्सन से। क्यों? क्योंकि इसी टॉम बैरक ने लेबनान में लेबनान के मीडिया पर्सन्स को वहाँ के सदर जोसेफ ऑन के सामने जलील किया। और जलील ने क्या पता क्या नाम लिया? एनिमलिस्टिक कहा, यानी हैवानों जैसा, कि आप लोग जो बर्ताव कर रहे हो वो हैवानों जैसा है, जानवरों जैसा है, इस तरीके से मत करो। असल में हुआ क्या था? लेबनान के प्रेसिडेंट जोसेफ ऑन ने एक अपॉलजी, बाकायदा माफ़ीनामा जारी किया है, क्योंकि टॉम बैरक ने लेबनान के जर्नलिस्ट को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बुरी तरीके से झाड़ा और कहा कि तुम लोग जो हो, जिस तरीके से बातचीत कर रहे हो, यहाँ शोर कर रहे हो, सवाल इस तरीके से कर रहे हो, ये सही नहीं है। कल सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पर मीडिया पर्सन शोरगुल कर रहे थे। इस बीच टॉम बैरक ने माइक्रोफोन के पास आए और कहा कि एक पल के लिए चुप हो जाइए आप लोग, और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जिस लम्हा ये अराजकता, ये उथल पुथल हैवानियत की तरफ या जानवरों जैसी होने लगेगी, हम यहाँ से चले जाएंगे। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, तो थोड़ा तमीज़ में रहिए, थोड़ा दयालु रहिए और थोड़ा सा पोलाइट बनिए और थोड़ा सा सहनशील बनिए, क्योंकि इस इलाके में जो कुछ हो रहा है उसकी प्रॉब्लम भी यही है जो आप लोग कर रहे हैं। इट मीन्स क्या कहना चाह रहा है ये टॉम बैरक, कि जो अरब के लोग कर रहे हैं, क्योंकि अरबी ज़ुबान वाले हैं लेबनानी, पूरे मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम वो ये बता रहा है कि जो उस हॉल में शोर हो रहा था, जिसे वो जानवरों की तरह बातचीत करना या जानवरों की तरह शोर शराबा करना बता रहा है, जानवरों वाला माहौल, यानी वो पूरे मिडिल ईस्ट को जानवर कह रहा है क्या? कि इस रीजन की प्रॉब्लम ही यही है। किसको कह रहा था वो? खाली लेबनान को या मिडिल ईस्ट को पूरे? अगर मिडिल ईस्ट को कह रहा था तो जो अमेरिका पे अरबों खरबों डॉलर लुटा रहे हैं पैसा, उन्हें सोचना चाहिए कि उनकी इज्जत अमेरिका के एनवॉय के नज़र में क्या है तो सदर की नज़र में क्या होगी। बात इसकी नहीं कि जोसेफ ऑन वहाँ मौजूद था, उसने माफ़ी मांगी, लेकिन बात यह है कि नज़रिया क्या है सबके लिए, वो देखना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इस खबर में वो चीज़ नहीं थी, लेकिन अपनी तरीके से हम खबर देखेंगे ना। खैर,
सीरिया में कल रात फिर से इसराइल ने एयर स्ट्राइक की। हमने रात ब्रेकिंग आपको लाइव दुनिया भर की खबरों में शो में अपने दे दी थी। अब पता चला है उसमें एक शख्स मारा गया है सीरिया का, और ये आम आदमी था, नौजवान। ये मारा गया है इस एयर स्ट्राइक में। और अब इसके बाद सीरिया की हुकूमत ने जो है इस पर सख्त एहतजाज दर्ज कराया है, सख्त मतलब मजम्मत भी की है इसकी, और इसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकते। इसराइल जब चाहे, ये तब बातचीत है, ये तब हमले हो रहे हैं जब इसराइल और सीरिया के बीच सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स की बातचीत चल रही है। सिक्योरिटी ये है, उससे पहले माहौल बनाना पड़ेगा ना, भरोसा जीतना पड़ेगा ना, लेकिन नहीं हो रहा कुछ भी। इसराइल टू रिमेन इन न्यूली ऑक्युपाइड एरिया इन सीरिया, इसराइली मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स ने, प्रेस टीवी की खबर है, ये कहा है कि इसराइल ने जो नए इलाके सीरिया के कब्जा लिए हैं वो वहाँ से नहीं निकलने वाला। इसराइल या इसराइली फोर्स वो वहीं रहेंगे। करना है तुम्हें जो कर लो अल-शरा। गोलान हाइट्स तो गया गया था, ये जो बफर जोन के आगे जाके इलाका कब्जा लिया है वो भी अब इसराइल छोड़ने के मूड में नहीं है। ये हालत है सीरिया की। ये सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स के बीच ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हेडलाइन के बाद कुछ पढ़ने को नहीं रह जाता है, सब कुछ खबर समझ में आ जाती है अगर समझने वाला, और आप समझ गए होंगे क्योंकि आप माशाल्लाह बहुत समझदार व्यूअर्स हैं। सऊदी अरेबिया ने मजम्मत की है बार बार जो इसराइल सीरिया के अगेंस्ट जाकर वायलेशंस कर रहा है, सीरिया पर हमले कर रहा है, सीरिया के अंदर इजरायली फ़ौज बार बार घुस रही है, कुछ गाँव में जाकर लोगों को हिरासत में लेती है, मारती है, पीटती है। उस सब को लेकर सऊदी अरब ने भी एक बहुत भारी कदम उठाया है कि उसने मजम्मत की है। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, ये वही सऊदी अरब है जो पैसा लगा रहा है अब सीरिया के अंदर उसे खड़ा करने के लिए। क्या उन्हें अपना पैसा डूबता हुआ नहीं लगेगा? सौदा में लगातार एस्केलेशन हो रहा है इसराइल की तरफ से और लगातार मजम्मत का दौर चल रहा है। अब बात इसराइल और गजा की। 3.5 लाख लोग रात तेल अवीव की सड़कों पर उतर आए, 3.5 लाख लोग, और सभी ने सीज फायर की मांग की, होस्टेजेस की रिलीज़ की मांग की। अपनी हुकूमत नेतन्याहू के ख़िलाफ़ ये 3.5 लाख लोग रात मुजाहरे कर रहे थे। आप इनकी वीडियो के, मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, वीडियो तो नहीं दिखा रहा हूँ, पता नहीं किसकी होंगी, स्ट्राइक पड़ जाएगी। तो 3.5 लाख लोग आए तेल अवीव की रैली में, और वो सब ये कह रहे हैं कि गज़ा की जंग फ़ौरन रोकिए, सीज़ फायर कीजिए, हमारे होस्टेजेस को रिलीज़ कराइए, उन्हें घर लेकर आइए, हमें ये जंग नहीं चाहिए। तो ये एक तरीके से माहौल नेतन्याहू की हुकूमत के ख़िलाफ़ बन रहा है, क्योंकि वो लोग क्या कह रहे हैं, वो द टाइम्स ऑफ इसराइल में नीचे लिखा है, वी आर डन बीइंग पोलाइट इनफ। लोग कह रहे हैं कि हम जिस तरीके से पोलाइट रहे हैं अब तक, शरीफ रहे हैं, हम बर्दाश्त करते आ रहे हैं, बस बहुत हुआ, अब नहीं कर सकते। अब हमें हमारे लोग चाहिए हैं, वो लोग वहाँ तकलीफ़ें झेल रहे हैं, और तुम यहाँ पर अपनी हुकूमत को खींचने के लिए नई नई जंग के प्लान लेकर आ रहे हो। लोग परेशान हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं इसराइल की, बताइए ना। हिजबुल्लाह की वजह से नॉर्थ इसराइल अभी तक सूना पड़ा हुआ है, कब्ज़े वाला फ़लस्तीनी इलाके ना नॉर्थ में, और इधर साउथ में उनकी मिसाइलें आती रहती हैं, और सेंट्रल इसराइल में भी यमन की हूथीज़ की। गज़ा में और लोग इसराइली फ़ौजी मारे जा रहे हैं। ईरान पे हमला कर दिया, ईरान ने उठाकर सेंट्रल इसराइल में और हाइफा में क्या तबाही मचाई, दुनिया ने देखा। लोग थक चुके हैं, डर चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, वही जंग रुकवाना चाहते हैं। और ये तस्वीरें रात प्रोटेस्ट की जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, योनेट फ्रिलिंग ने शेयर किए हैं। स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि अमेरिका कई कंट्रीज से अभी बात कर रहा है कि वो अब्राहम अकॉर्ड्स को ज्वाइन कर लें, और ये मामला पाइपलाइन में है, हम डिस्कशंस कर रहे हैं, लगातार नेगोशिएशंस चल रही हैं, बातचीत मोल भाव चल रहा है। यूएस स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ सेज वी आर नेगोशिएटिंग मल्टीपल एंट्रीज ऑफ कंट्रीज इनटू द अब्राहम अकॉर्ड्स, और ये कह रहे हैं कि अब और आगे हम इसे एक्सपेंड करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब्राहम अकॉर्ड्स में जुड़ें और इसराइल को तस्लीम कर लें। इसराइल को तस्लीम कराने के लिए इतनी कोशिशें चल रही हैं, और फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं करेंगे। जिनका वजूद था, जो 75 साल पहले पैदा हुआ, उसको तस्लीम कराने पे लगे नए लल्ला को। ये है चक्कर। अब वो कंट्रीज़ कौन सी होंगी उनका नाम ये नहीं खोलते, ये भी दुप्पल मारते हैं। उनका नाम क्यों नहीं खोल रहे? तुम तो अमेरिका हो, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, नाम बता दो। क्या उन कंट्रीज़ को डर है अपनी आवाम से कि बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, या तुम्हें डर है
कि वो नाम खुलते ही पीछे हट जाएंगे और डिनाई कर देंगे। ये कौन सी कंट्रीज होंगी? क्या वो सीरिया, क्या वो लेबनान है, जहां दोनों जगह एक ही एनवॉय जा रहा है, टॉम बैरक? सीरिया की सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स, लेबनान में हिजबुल्लाह को डिसआर्म करवाना, और कौन है? कोई गरीब अफ्रीकी मुल्क, मुस्लिम ममालिक? पता नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं। जो परसों एक हॉस्पिटल पर हमला हुआ जिसकी वजह से दुनिया भर में जलालत झेलनी पड़ी आईडीएफ को, उसके बारे में रात आईडीएफ ने ऐसा चौंकाने वाला बयान दिया कि बस आप सोचिए, तबीयत हरी हो गई बहुत से लोगों की। 6 किल्ड इन नासिर हॉस्पिटल वो टेररिस्ट। 20 लोग जो मारे गए थे उसमें से आईडीएफ ने बताया कि 6 लोग तो टेररिस्ट थे जो 20 में से मारे गए। यानी आईडीएफ ने यहाँ अपनी एयर स्ट्राइक को या अपनी ड्रोन स्ट्राइक को बिल्कुल जायज़ ठहराने के लिए एक खाका तो खींच दिया है कि 20 में से 6 लोग टेररिस्ट थे, जबकि 5 जर्नलिस्ट मारे गए थे, जिनकी वजह से पूरी दुनिया में आवाज़ें उठ रही हैं। एएफपी के भी थे, आप अल जज़ीरा के भी उसमें फोटो जर्नलिस्ट थे, बड़ी बड़ी राइटर्स के थे। सब ने जो है कंडेम किया, सारे ममालिक ने कंडेम किया, इवन चाइना ने कंडेम किया इस हमले को। तो अब ये रात को 26 अगस्त को लेकर आए कि 6 टेररिस्ट थे उस हमले में मारे गए। आईडीएफ ने ये पाया है अपनी जांच में, हालांकि ये जांच अभी पूरी नहीं हुई है और ये पता लगाया जा रहा है कि टैंक शेलिंग कैसे हुई है। बताओ, मतलब हमारा हमला गलत हो सकता है लेकिन मारे सही लोग गए, ये बताने की कोशिश है। सऊदी अरब ने पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये डिमांड की है कि गज़ा में जो फेमाइन है, भुखमरी है, कहत है, उसका अंत हो, उसका ख़ात्मा हो और इसराइल के क्राइम्स का भी ख़ात्मा हो। ये एक बड़ी बात है। हालांकि बात से आगे अलावा और कोई एक्शन तो नहीं है, लेकिन फिर भी इतना ये बोलते हैं दिनों दिनों में सोच सोच कर, सस्ता कर, तो लगता है कि चलो ठीक है, कोई है जो सांस ले रहा है। बस इस बयान को यहीं तक ऐसे पढ़ लेना चाहिए। इसके अलावा सर, ईरान की खबर यह है कि ईरान की कल E3 के साथ मीटिंग थी जेनेवा में। ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस, E3 यूरोप के 3 बड़े मुल्क। तो इनको स्नैपबैक जो ईरान के ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं, यूएन की पाबंदियां वापस लगाने की, ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से, उसकी वजह से डिप्टी फॉरेन जो मिनिस्टर्स थे वो चारों ममालिक के, ईरान और 3 उधर के, इन सब ने बैठ के मीटिंग जेनेवा में की और इस मीटिंग का कुछ बहुत नतीजा नहीं निकला। जो मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा, बेनतीजा रही। हालांकि ईरान ने बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने की कोशिश की, लेकिन E3 को मुतमईन करने में वो कामयाब ना हुआ। लेकिन ईरान ने ये भी कहा है कि अगर, पहली बात तो E3 को ये स्नैपबैक सैंक्शंस जो हैं ये लगाने की कोई भी अथॉरिटी है ही नहीं ईरान के ऊपर, और अगर उन्होंने ये सैंक्शंस हम पर लगा दिए जिससे यूरोप तक ईरान के पहुंचने का, ईरानी माल के पहुंचने का रास्ता बंद हो जाएगा, तो फिर इन सैंक्शंस के लगने के बाद E3 भी तैयार रहे, उसे भी माकूल जवाब मिलेगा। एक माकूल जवाब का खदशा हमने जाहिर किया था, वो स्टोरी 2 दिन पहले दिखाई थी। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद कर देगा ईरान? पता नहीं सर। अब कुछ तस्वीरें हैं और तस्वीरों से समझ लीजिए, स्टारवेशन एज अ वेपन, भूख को हथियार बनाया जा रहा है। इसराइल ने 430 एसेंशियल फूड आइटम्स गज़ा में एंटर होने से रोक दिए हैं। ये ग्राफिक प्लेट आपने देख ली, मैं आपको बता देता हूँ वो आइटम्स क्या क्या हैं। उन 430 आइटम्स में वो आइटम्स बेहद ज़रूरी हैं जो बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट औरतों के लिए और बूढ़े ज़ईफ़ों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इनमें एग हैं, अंडे हैं, गोश्त है, पोल्ट्री है, पोल्ट्री से जुड़े आइटम्स, मछली है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे दही, चीज़ और दूध वगैरह, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सब्जियां और कई सप्लीमेंट्स जो औरतों, बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट औरतों के लिए, बच्चों के लिए और बीमारों के लिए बेहद ज़रूरी है। इन सब पर पाबंदी है। सोचिए, यानी वो रिकवर नहीं कर पाएंगे तो कुछ भी हो सकता है। भुखमरी की एक कोशिश या ये साजिश जारी है। एक ये वीडियो कल रात आया, कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने शेयर करते हुए दावा किया कि लोकल सोर्सेज के मुताबिक इसराइली ऑक्यूपेशन फोर्सेस ने लगभग 1 मिलियन शेकल, इसराइली करेंसी 1 मिलियन शेकल, जो लगभग $2,70,000 बनते हैं,
वो एक करेंसी एक्सचेंज शॉप से रमल्ला में चुरा लिए। यहाँ इन्होंने रेड मारी थी और ये नोट गिन रहे हैं, और ये नोट करीबन $2,70,000 उठाकर ले गए। हमारे यहाँ तो आप समझ लीजिए कि मतलब करीब 2 करोड़ बल्कि 3 करोड़ से ज़्यादा हो गया ये मामला, जहाँ तक मेरी जो है नॉलेज है। अब ये इसराइली सेटलर्स को देख लीजिए, ये मुसाफिर, ये अल मुगैर विलेज है रमल्ला के करीब, वहाँ पर ये टोपी लगाकर सुनहरे बालों वाला ये सेटलर का बच्चा घुसा, 13, 14, 15 साल का, नहीं बड़ा ही होगा, 18-19 का, और ये फ़लस्तीनी औरतों से बदतमीज़ी कर रहे हैं। किस तरीके से आंखें दिखाते हैं, मतलब अजीब कार्टून लगते हैं। ये उनकी ज़मीनों पर घुसे, उनकी ज़मीनों से उनके टेंट वगैरह हटवाने के लिए घुसे, उन्हें धमकियां दे रहे थे मारने की, और औरत फ़लस्तीनी उनसे मजाक करके जो है बराबर मुकाबला करती देखी। और दूसरी जो खातून थी फ़लस्तीनी, वो मुस्कुराती रहीं और वो कहती नहीं, बच्चे तुम्हारे अब्बा से भी पुराने हैं हमारी जड़ें यहाँ पर, वो तो बाहर से आए थे, हमारे यहाँ तो 7 पुश्तें यहीं हैं, तो हमें छोड़कर जाने कह रहे हो। फिर भी इन्हें मजबूरी में जाना पड़ता है, क्योंकि इन उग्रवादी किस्म के सेटलर्स के पीछे, क्योंकि इन्हें इंतहा पसंद कहा जाता है, इनके उग्र विचार हैं, कुछ इन्हें मिलिशिया कहते हैं, और बड़े इल्ज़ामात लगते हैं। इसी में का इतमार बेन-गुविर था, वो तो जेल में रह चुका है इन्हीं इल्ज़ामात में। ये लोग जो हैं आते हैं, लोगों को धमकाते हैं, उनकी ज़मीनें कब्जाते हैं, इनके पीछे फोर्स होती है, और ये अपने इरादों में कामयाब हो जाते हैं। ये कहानी गज़ा से वेस्ट बैंक तक यही है, आज नहीं 75 सालों से, और दुनिया इसे देख रही है। रिकॉग्निशन की बात हो रही है इसराइल की, और फ़लस्तीन को कहीं पीछे छोड़ दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए।